दोस्तों ये दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज पर मुश्तमिल ग्रुप G7 या ग्रुप ऑफ 7 है। इस ग्रुप में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका के साथ इसका शमाली हमसाया कनाडा, यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी के अलावा फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और एशिया की चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान शामिल है। और ये रहा दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स। इस ग्रुप में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन के साथ रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील, नेल्सन मंडेला का मुल्क साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान का हमसाया और दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क भारत और ईरान के अलावा यूएई, मिस्र, इथियोपिया और साउथ ईस्ट एशियन मुल्क इंडोनेशिया शामिल हैं। टोटल 10 ममालिक ब्रिक्स इत्तेहाद के मेंबर इस वक्त तक हैं। G7 और ब्रिक्स एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज पर मुश्तमिल ग्रुप्स हैं। कभी G7 को आलमी मईशत और आलमी सियासत पर सबसे ज़्यादा असर व रसूख हासिल हुआ करता था। इसके सभी मेंबर्स मासवाए जापान के नेटो इत्तेहाद में भी शामिल हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 3 मुस्तकिल मेंबर्स भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। ब्रिक्स अपनी तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत और रुकन ममालिक के बढ़ते हुए आलमी असर व रसूख की वजह से एक मजबूत मतबादल के तौर पर उभर रहा है। इस वीडियो में हम दोस्तों इन दोनों ग्रुप्स ब्रिक्स और G7 का एक मुवाजना करेंगे और जानेंगे कि G7 क्या डिक्लाइन का शिकार है और ब्रिक्स क्या राइज कर रहा है। दोनों ग्रुप्स का क्याम कब और कैसे अमल में लाया गया और ये किस तरह के ग्रुप्स हैं और इनको क्या कोई चैलेंजेस भी दरपेश हैं, इन सब का जायजा हम लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती और मुफीद किस्म का कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले माशी मैदान में हम इन दोनों ग्रुप्स का मुआवजा करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर की बुनियाद पर मुआवजा करें तो आज से तकरीबन 1/4 सदी कबल साल 2000 में G7 ममालिक की टोटल जीडीपी 22 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जो उस वक्त के ग्लोबल जीडीपी यानी पूरी दुनिया के टोटल जीडीपी 33.86 ट्रिलियन डॉलर का तकरीबन 2/3 बनती थी। दूसरी तरफ आज के ब्रिक्स इत्तेहाद के ये 10 ममालिक की टोटल जीडीपी साल 2000 में महज 3.53 ट्रिलियन डॉलर्स थी और ये ग्लोबल जीडीपी का उस वक्त महज 10% शेयर बनता था। ये याद रहे कि साल 2000 में G7 G8 हुआ करता था और रशिया भी इसका मेंबर उस वक्त था, जबकि ब्रिक्स इत्तेहाद का क़याम अभी जाहिर है अमल में उस वक्त तक नहीं आया था। यहाँ हमने आपको जो आदादो शुमार बताए हैं वो रशिया को ब्रिक्स मेंबर के तौर पर कंसीडर करते हुए कैलकुलेट किए हैं। अब दोस्तों अगर हम 1/4 सदी गुजरने के बाद 2024 में आए तो G7 ममालिक की टोटल जीडीपी उस वक्त से 2 गुना इजाफे से 48.7 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है, लेकिन आलमी जीडीपी में इसका शेयर 2/3 से कम होकर निस्फ से भी बल्कि कम हो चुका है और ये 44.6% इस वक्त है। दूसरी जानिब ब्रिक्स ममालिक का टोटल जीडीपी 2024 में 30 ट्रिलियन डॉलर से भी बढ़ चुका है, जो कि साल 2000 के मुकाबले में 8 गुना से भी ज्यादा है। मतलब ये है कि ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स ममालिक का अब शेयर बढ़कर तकरीबन 28% हो चुका है, जो साल 2000 में महज 10% हुआ करता था। जबकि इसके बरक्स G7 ममालिक का ग्लोबल जीडीपी में परसेंटेज के एतबार से शेयर 65% से कम होकर 44.6% हो चुका है। यानी अगरचे ब्रिक्स ममालिक ने अभी G7 ममालिक को नॉमिनल जीडीपी में ओवरटेक नहीं किया, लेकिन ग्लोबली G7 इकोनॉमीज का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में कम हुआ है, जबकि ब्रिक्स का शेयर बढ़ा है। दोस्तों इन ममालिक के जीडीपी को अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद पर परखें तो साल 2000 में G7 ममालिक का शेयर ग्लोबल जीडीपी में 43% था, जबकि ब्रिक्स ममालिक का शेयर G7 के मुकाबले में निस्फ से भी कम 21% था। लेकिन अब 2024 में ब्रिक्स ममालिक का शेयर 14% के इजाफे के साथ 35.4% हो चुका है, जबकि G7 का शेयर तकरीबन 14% ग्लोबल जीडीपी में कम होकर महज 29.6% तक रह चुका है। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर तो ब्रिक्स ममालिक क्वार्टर सदी के बाद G7 ममालिक से भी आगे निकल चुके हैं।
दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक दुनिया भर में इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के फ़र्क को एडजस्ट करते हुए जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। इसका आसान तीन अल्फाज में मतलब ये बनता है कि अगरचे डॉलर टर्म्स में G7 ममालिक का जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन उस कुल रकम से G7 ममालिक के अंदर जो अशिया और खिदमात खरीदी जा सकती हैं वो इस मिकदार से कम है जो ब्रिक्स ममालिक अपने कुल जीडीपी में ब्रिक्स ममालिक के अंदर ही खरीद सकते हैं। यानी इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ब्रिक्स ममालिक में सर्विसेज और अशिया की कीमतें G7 के मुकाबले में कम हैं और G7 में इनकी कीमतें ज़्यादा हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में भी G7 ममालिक का जीडीपी ग्रोथ 1% रहा, जबकि ब्रिक्स ममालिक का इसी साल जीडीपी की शरह नमू इससे 3 गुना से भी ज़्यादा 3.6% रही। इस मुआवजे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टर्म में ब्रिक्स न सिर्फ G7 को टक्कर दे रहा है बल्कि आगे बढ़ता भी नज़र आ रहा है। आबादी किसी मुल्क या इत्तेहाद की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है और ब्रिक्स ममालिक की बड़ी आबादी भी इसे G7 के मुकाबले में एक ताकतवर इक़्तिसादी ब्लॉक बनाती है। पॉपुलेशन वाइज G7 ममालिक की कुल आबादी साल 2000 में तकरीबन 70 करोड़ थी, जो दुनिया की कुल आबादी का 11% शेयर बनता था। दूसरी तरफ ब्रिक्स ममालिक की आबादी इसी बरस 3 अरब 12 करोड़ से भी ज़्यादा थी, जो उस वक्त की ग्लोबल पॉपुलेशन का तकरीबन निस्फ बनती थी। 2024 में 78 करोड़ 80 लाख से ज़ायद आबादी के साथ G7 ममालिक की आबादी में मामूली सा इजाफा तो हुआ है ग्लोबल पॉपुलेशन में, लेकिन इनका शेयर अब पहले से भी गिर चुका है और ये 9.6% रह गया है। लेकिन ब्रिक्स ममालिक की पॉपुलेशन अब बढ़कर 3 अरब 90 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और ग्लोबल पॉपुलेशन में इनका शेयर भी मामूली सा कम हुआ है और ये महज 48% रह गया है। अगरचे दोनों ग्रुप्स का ग्लोबल पॉपुलेशन में शेयर साल 2000 से लेकर आज तक कुछ कम हुआ है, लेकिन ब्रिक्स ममालिक की आबादी अब भी बहुत ज़्यादा है और इनका शेयर भी ग्लोबल पॉपुलेशन में निस्बतन कम मुतासिर हुआ है। बड़ी पॉपुलेशन चूँकि एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट और वर्कफोर्स मुहैया करती है, जो ब्रिक्स ममालिक के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन G7 ममालिक के केस में ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इन्हें तो अपनी कम होती हुई पॉपुलेशन और वर्कफोर्स की कमी की वजह से इमिग्रेशन का सहारा भी अब लेना पड़ता है। किसी मुल्क का रकबा इसकी जगराफियाई बर्तरी का अक्कास हुआ करता है। एरिया वाइज अगर मुआवजा किया जाए तो ब्रिक्स ममालिक दुनिया के 4 करोड़ 38 लाख मरबा किलोमीटर लैंड एरिया पर फैले हुए हैं, जो अर्थ के लैंड एरिया का 29.45% यानी तकरीबन 1/4 से कुछ ज़्यादा बनता है। 1/3 के करीब ये हो जाता है। दूसरी तरफ G7 ममालिक का लैंड एरिया भी 2 करोड़ मरबा किलोमीटर से ज़ायद बनता है, जो अर्थ के लैंड एरिया का तकरीबन 13.5% है। ग्लोबल लैंड एरिया की परसेंटेज के एतबार से ये ब्रिक्स ममालिक का निस्फ से भी कम बनते हैं। अब हम दोस्तों इन दोनों इत्तेहादों की मिलिट्री पावर का मुआवजा भी कर लेते हैं। दोनों ग्रुप्स का दफाई अखराजात की बुनियाद पर मुआवजा करें तो G7 ममालिक ने 2024 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स दिफा पर खर्च किए और इसमें 968 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ अमेरिका ने ही खर्च किए, जो इस कुल बजट का तकरीबन 73% बनता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स की डिफेंस स्पेंडिंग्स 2024 में 532 अरब डॉलर थी, जो G7 के मुकाबले में जाहिर है निस्फ से भी कम है और इस कुल रकम में चीन और रूस का दफाई बजट इस टोटल रकम का 71% से भी जायद बनता है। दोस्तों एक्टिव मिलिट्री के लिहाज से ब्रिक्स को G7 पर वाज़े एडवांटेज हासिल है। G7 की एक्टिव मिलिट्री अफराद की तादाद जहां 23 लाख से कुछ जायद है, वहीं ब्रिक्स ममालिक के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद G7 के 3 गुना से भी ज़्यादा 71 लाख के लगभग बनती है। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के क़याम के बारे में बात करते हैं। G7 1975 में G6 के तौर पर क़याम में लाया गया और इसमें इब्तदाई तौर पर अमेरिका, फ्रांस, UK, इटली, जापान और मगरबी जर्मनी शामिल थे। कनाडा ने अगले बरस इस ग्रुप को ज्वाइन किया और ये G7 बन गया। इब्तदाई तौर पर इस ग्रुप का मकसद गैर कम्युनिस्ट ताकतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जहाँ वो अहम माशी मसाइल पर बात कर सकें। इन इकनॉमिक इशूज़ में ओपेक ममालिक की तरफ से आयद किए गए ऑयल एम्बार्गो की वजह से पैदा होने वाले
वाले मसाइल, महंगाई और रिसेशन वगैरह शामिल थे। लेकिन बाद में G7 के एजेंडे में सर्द जंग के दौर की पॉलिटिक्स को भी शामिल कर लिया गया। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है और इसका कोई चार्टर्ड या सेक्रेटेरिएट नहीं। 1981 से यूरोपीय यूनियन भी इस ग्रुप का नॉन एनुमरेटेड मेंबर है, यानी इसको ग्रुप में मुस्तकिल शुमार नहीं किया जाता। 1990 की दहाई के वाइल में सोवियत यूनियन टूट गया तो रूस भी वेस्ट के साथ क्लोज होने के लिए 1998 में इस ग्रुप का मेंबर बन गया और ये इत्तेहाद G7 से G8 हो गया। 2014 में रूस ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया तो इसकी मेंबरशिप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सस्पेंड कर दी गई और उस वक्त से ये इत्तेहाद G7 के नाम से ही एक बार फिर से जाना जाता है। ब्रिक्स भी कोई फॉर्मल इत्तेहाद नहीं बल्कि नॉन वेस्टर्न ग्लोबल साउथ इकोनॉमीज पर मुश्तमिल एक ब्लॉक है जो इकोनॉमिक और दूसरे इश्यूज पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया के लिए ब्रिक की इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल ने 2001 के एक रिसर्च पेपर में किया था। उनके मुताबिक ये चार ममालिक G7 जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। तब ये सिर्फ एक आइडिया ही था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन हकीकत में भी वेस्टर्न ममालिक को काउंटर करने के लिए ऐसा इत्तेहाद कायम करना चाहते थे। लिहाजा 2009 में रशिया ने पहली ब्रिक समिट होस्ट की। अगले ही बरस चीन की दावत पर साउथ अफ्रीका ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया, यानी ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स में 6 नए मेंबर्स सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, एथोपिया, यूएई और ईरान को भी इनवाइट किया गया। इन 6 में से 4 ममालिक मिस्र, एथोपिया, यूएई और ईरान ने दावत कबूल की और 2024 में ब्रिक्स के मेंबर्स बन गए। लेकिन अर्जेंटाइन के नए प्रो वेस्टर्न सदर ने ज्वाइन करने से माजरत कर ली, जबकि सऊदी अरब मुबैना तौर पर दावत कबूल कर चुका है लेकिन ऑफिशियली अभी मेंबर नहीं बना। नए ममालिक के इजाफे से इस ग्रुप को अब इनफॉर्मली ब्रिक्स प्लस का नाम दिया गया है, लेकिन आमतौर पर ब्रिक्स की इस्तिलाह ही इनके लिए इस्तेमाल की जाती है और इसीलिए हमने भी इस वीडियो में ब्रिक्स ही का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया है। 2025 में इंडोनेशिया के एडिशन से ब्रिक्स के फुल मेंबर्स की तादाद 10 हो चुकी है। इसके अलावा 15 से ज़ायद ममालिक ने या तो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है या इसके पार्टनर वो बन चुके हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, बेलारूस वगैरह शामिल हैं। ब्रिक्स भी G7 की तरह एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी कोई सेक्रेटेरिएट या चार्टर वगैरह नहीं, लेकिन इसकी तरजीहात में कुछ एरिया ज़रूर शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी इदारों में इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की ज़्यादा नुमाइंदगी का हामी है, जिन पर वेस्टर्न ममालिक का कंट्रोल इस वक्त ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ब्रिक्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात का ख्वाह है। इसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड करने का भी ये हामी है। ब्रिक्स ममालिक डी डॉलराइजेशन के जरिए US डॉलर पर इन्हिसार को कम करना चाहते हैं। ये ग्रुप मकामी करेंसी में तजारत के फ़रोग या एक मुश्तरका करेंसी के ऑप्शन पर काम कर रहा है। ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रोल इदारों वर्ल्ड बैंक और IMF के असर और रसूख को कम करने के लिए ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का क़याम अमल में लाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए फंड्स मुहैया करता है, लेकिन ये लोकल करेंसी में ही फंडिंग करता है। 2015 में क़याम के बाद ये बैंक अभी तक 96 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 33 अरब डॉलर के बराबर फंड्स मुहैया कर चुका है। इसमें बांग्लादेश को भी फंडिंग मुहैया की गई है, जो अभी ब्रिक्स का मेंबर भी नहीं बना। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट IMF की तरह का फ्रेमवर्क है जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है। ब्रिक्स ममालिक आलमी पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट के अल्टरनेटिव ब्रिक्स पे पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों ग्रुप्स अगरचे एक दूसरे के राइवल समझे जाते हैं, वहीं कुछ अंदरूनी चैलेंजेस का सामना भी इन ग्रुप्स को है। जैसे G7 के लिए पहला चैलेंज इसका डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस है। G7 में जहां यूरोपीय ममालिक फ्री ट्रेड के हामी हैं, वहीं ये ममालिक अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ पॉलिसी से अब नाला हो चुके हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट के हवाले से जहां यूरोपीय ममालिक सख्त रेगुलेशंस की सपोर्ट करते हैं, वहीं अमेरिका अब इतनी सख्त पॉलिसीज का हमायती नहीं रहा, बल्कि ऐसी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना भी बनाना शुरू कर चुका है। हालिया यूक्रेन रशिया जंग में भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी G7 यूरोपीय ममालिक की राय और मुफादात आपस में टकरा रहे हैं और ये वाज़े तौर पर हमें नजर आ रहा है। ब्रिक्स चूंकि G7 की तरह लाइक माइंडेड इकोनॉमीज का इत्तेहाद नहीं, लिहाजा यहाँ चीन और भारत का आपस का इख्तलाफ एक बड़ा चैलेंज है जो किसी कॉमन डिसीजन मेकिंग पर जाहिर है असरअंदाज हो सकता है। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के इख्तलाफात इसमें रुकावट बन सकते हैं। हालांकि रूस भी पाकिस्तान की मेंबरशिप की हमायत का ऐलान कर चुका है। G7 पर लाइक माइंडेड वेस्टर्न इकोनॉमीज
होने के हवाले से तनकीद होती है, जिसमें ग्लोबल साउथ की कोई नुमाइंदगी नहीं। ऐसे ही ग्रुप के अंदर भी अमेरिका की डोमिनेंस को क्रिटिसाइज किया जाता है। ब्रिक्स पर रिप्रेजेंटेशन के हवाले से तो तनकीद नहीं होती, लेकिन चाइनीज़ डोमिनेंट ग्रुप होने के हवाले से ब्रिक्स को भी मगरबी मीडिया की जानिब से तनकीद का सामना रहता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से किसी इशू पर कोई मुश्तरका आवाज़ ना उठाने की पोजीशन में होना भी ब्रिक्स की एक लिमिटेशन है। भारत ही को ले लें, वो कभी भी अमेरिका या मगरबी ममालिक के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक तरफ तो ब्रिक्स ममालिक का मेंबर है तो दूसरी जानिब क्वाड सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर भी है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात भी इंतहाई मजबूत हैं। साउथ अफ्रीका के लिए भी ये बात दुरुस्त साबित होती है। और मुस्तकबिल में अगर सऊदी अरब भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो वो भी अमेरिका का पुराना इत्तेहादी होने की वजह से एक हद तक ही अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, क्या ब्रिक्स इत्तेहाद इतना मजबूत और ताकतवर हो सकता है कि G7 को टक्कर दे या इनसे आगे निकल जाए? क्या ब्रिक्स ममालिक आपस के इख्तलाफात और इनफरादी मफादात को पशे पुश्त डालकर मजमूई तौर पर ब्रिक्स इत्तेहाद को पावरफुल बनाने के लिए काम करने की पोजीशन में हैं? इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।